हे अंकित दिस साइड। तो आज हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो कि चैप्टर 5 में दिया हुआ है उसको कवर अप करेंगे, जिसका नाम क्या है? ऑफ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो कहाँ से कहाँ तक है? तो सेक्शन 105 से लेके 117 सेक्शन तक कवर अप होता है। तो आइए समझते हैं कि लीज है क्या। व्हाट इज अ लीज इन अ सिंपल लैंग्वेज? बेसिकली लीज इज द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रॉपर्टी। लीज क्या है? तो इंटरेस्ट का ट्रांसफर है। और किस पे? तो प्रॉपर्टी पे। एक प्रॉपर्टी है जिस पे इंटरेस्ट को इंजॉय करने के लिए उसका ट्रांसफर करना क्या है? वो लीज है। बेसिकली किसका ट्रांसफर होता है? तो इंटरेस्ट का ट्रांसफर होना, मतलब राइट ऑफ पोजेशन होना प्रॉपर्टी पे। पोजेशन का राइट ट्रांसफर हो रहा है, इसी का मतलब क्या है? लीज है। एक्चुअल ओनर तो कोई जो था वही रहेगा, बट ओनर क्या करता है? उस पे इंटरेस्ट, उस पे पोजेशन जो है वो ट्रांसफर कर देता है। और ये ट्रांसफर कितने दिन के लिए होता है? तो एक स्टाइपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और जो ट्रांसफरर होता है उसको लेसर कहते हैं, और जिसको मिला है प्रॉपर्टी एंजॉय करने के लिए उसको कहते हैं लेसी। अब सेक्शन 125 में लीज डिफाइंड है, तो 125 के प्रोविजन के अनुसार लीज क्या है सिंपल लैंग्वेज में तो हम लोग ने समझ लिया। अब प्रोविजंस के हिसाब से देखते हैं, तो लीज डिफाइंड इसमें है अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लीज किसका हो सकता है? तो लीज बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो सकता है। लीज मूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता है, किसका हो सकता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इज अ ट्रांसफर, क्या है ये? ट्रांसफर है ऑफ अ राइट ऑफ टू इंजॉय सच प्रॉपर्टी। किस चीज का ट्रांसफर है? तो राइट टू इंजॉय सच प्रॉपर्टी मेड फॉर अ सर्टेन टाइम। कितने के लिए? थोड़े से वक्त के लिए ही क्या है ये किया गया है। एक्सप्रेस, या तो एक्सप्रेसली हो या तो इम्प्लाइडली हो, दोनों तरीके से ये क्या किया जा सकता है? लीज किया जा सकता है। और परपिचुइटी में होना चाहिए। और लीज के बदले क्या होना चाहिए? कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड। या तो प्राइस पूरा पे कर दिया गया हो, या प्रॉमिस टू पे हो, और मनी, और शेयर ऑफ क्रॉप्स, या तो क्रॉप्स में शेयरिंग करके, या कोई सर्विस दे के। तो इसी तरह क्या है? लीज जो है इसी को कहते हैं लीज, की जब ट्रांसफर हो जाए राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी एक सर्टेन टाइम के लिए, एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है, और इन कंसिडरेशन हो, तो वो क्या कहलाएगा? लीज कराएगा। और ये क्या हो सकता है? टू बी रेंडर्ड पीरियोडिकली, या तो पीरियोडिकली खत्म हो सकता है, या तो कुछ स्पेसिफिक ओकेजन पे खत्म हो सकता है। ऐसा कुछ रहे तो वो क्या कहलाएगा? वो लीज कहलाएगा अंडर सेक्शन 125 ऑफ टीपीए एक्ट। जैसा कि बात करते थे ट्रांसफरर कौन है, तो लेसर को ट्रांसफरर जो होता है उसको लेसर कहते हैं, ट्रांसफरी को लेसी कहते हैं। और एक प्राइस जो होता है वो दिया जाता है, मान लीजिए एक फिक्स प्राइस दे दिया जाता है तो उसको कहते हैं प्रीमियम। और जो मनी, शेयर और सर्विस जो कि लगातार दिया जाता है उसको कहते हैं रेंट। तो लीज में रेंट देना बहुत ही जरूरी है, कुछ कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। तो इसका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स या एसेंशियल देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। राइट ऑफ पोजेशन जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए। और राइट ऑफ पोजेशन किसका? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का। रेंट मतलब कंसिडरेशन होना ही चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और एक टाइम पीरियड होना चाहिए। अब वो ऐसा सिचुएशन जहां टाइम पीरियड अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया हो, तो सेक्शन 106 के प्रोविजन के अनुसार वो सारा जगह जहां ड्यूरेशन नहीं बताया गया हो, तब कैसे लीज का ड्यूरेशन निकाला जाएगा? तो वो देखते हैं। तो दो तरह का, दो पर्पस के लिए लीज होता है। एक होता है एग्रीकल्चर पर्पस, और एक होता है अदर पर्पस लाइक रेजिडेंशियल पर्पस। तो एग्रीकल्चर पर्पस में लीज का टर्म जो है ईयर टू ईयर चलेगा, ईयर टू ईयर चलता है। और अदर पर्पस पे मंथ टू मंथ चलेगा। और प्रिस्क्राइब्ड एंड कब है? एक साल में, एक साल होते ही क्या हो जाएगा? वो एंड हो जाएगा। और अदर पर्पस में प्रिस्क्राइब्ड एंड कब है? तो एक मंथ में क्या होगा? वो एंड हो जाएगा। अगर आपको उसके पहले जो है लीज खत्म करना है, लीज टर्मिनेट करना है, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन का? तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए 6 महीना का, और अदर पर्पस के लिए 15 दिन का। और नोटिस जो दिया जाएगा वो कैसा होना चाहिए? इन राइटिंग होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और पोस्ट के द्वारा या पर्सनली जाके देना होगा, किसी फैमिली मेंबर को देना होगा, या तो नोटिस ऑफ कॉन्स्पिशियस पार्ट,
या तो वहां पे चिपका दीजिए जो मतलब सबसे ज्यादा विजिबल पार्ट हो, जहां पे जो लेसी है उसको ये दिख जाए। अब लीज बनता कैसे है, लीज कैसे बनेगा, कैसे लीज फॉर्म होता है? तो 107 जो सेक्शन है वो बताता है लीज हाउ मेड। तो व्हेन देयर इज अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि लीज होगा अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का, फॉर अ टर्म 1 ईयर और मोर, 1 साल से ज्यादा का या 1 साल का, तो एक रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ही क्या हो सकता है, लीज बन सकता है। और उसके अलावा जो भी लीज होगा या तो रजिस्टर्ड डीड या बाय ओरल एग्रीमेंट क्या होगा, बन जाएगा। Where a lease of an immovable property is made by a registered instrument, such instrument or where there are more instrument than one, मान लीजिए एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 1 2 3 ये तीनों प्रॉपर्टी को लीज पे देना है, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए लीज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हर एक प्रॉपर्टी के लिए क्या करना होगा, अलग अलग लीज बनाना होगा। अब सेक्शन 108 बात करता है कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज का, जो कि लेसर और लेसी दोनों के लिए है। तो सबसे पहले 108 में राइट ऑफ लेसर देखते हैं और लाइबिलिटी ऑफ लेसर देखते हैं। तो लेसर का राइट क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहला ही राइट होगा उसको रिकवर द रेंट, पोजेशन ले सकता है घर का वापस अगर कोई ब्रीच हो रहा है कंडीशन का, जिसके लिए दिया गया था वो मतलब लीज पे दिया गया था, उसके अलावा कुछ और काम हो रहा है या कुछ गलत काम हो रहा है, तब क्या कर सकता है, पोजेशन बैक ले सकता है, ये राइट है। और इंस्पेक्ट कर सकता है, नोटिस देके उसको जब भी मन करेगा अपने प्रॉपर्टी को इंस्पेक्शन करने का वो कर सकता है। और जैसे ही खत्म होता है टाइम वो क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है पोजीशन। लाइबिलिटीज क्या होंगे लेजर का, तो उसको सारा मटेरियल फैक्ट बताना पड़ेगा जो भी उस घर से रिलेटेड है, और पोजीशन को क्या करना होगा, डिलीवर करना होगा। अब बात करते हैं राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसी। लेसी का क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज है, तो राइट ऑफ लेसी और लाइबिलिटीज ऑफ लेसी देखते हैं। तो लेसी का राइट क्या है, तो टू एंजॉय एसेशन, कोई भी तरह का एडिशन, कोई भी तरह का प्रॉपर्टी अगर ऐड हो रहा है, कोई भी तरह का प्रॉफिट ऐड हो रहा है ड्यूरिंग लीज टाइम, तो वो क्या कर सकता है, उसको एंजॉय कर सकता है लेसी। टू ट्रीट लीज वाइड, और लीज को क्या कर सकता है, वाइड ट्रीट कर सकता है, कब, जब प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए फायर से, फ्लड से, अर्थक्वेक से, तब क्या हो जाएगा, वो लीज को क्या कर सकता है, वाइड कर सकता है। तब लेसर ये नहीं कहेगा कि मेरा तुमसे 1 साल का लीज हुआ था, तुम 1 साल का पैसा दो, क्योंकि अब तो इंजॉय वो कर ही नहीं पा रहा और उसका गलती तो है नहीं। तब क्या हो जाएगा, लीज वाइड हो जाएगा। और अगर कोई भी तरह का रिपेयर करवा रहा है उस घर में, तो उसको क्या करेगा, अपने रेंट से डिड्यूस कर सकता है वो एक्सपेंस, उसके पास ये राइट है। और किसी भी तरह का प्रॉपर्टी जो है वो अटैच किया है उस घर से, तो उसको क्या कर सकता है, डी अटैच कर सकता है, ये उसका राइट है। और राइट टू सब लीज, वो क्या कर सकता है, सब लीज कर सकता है, लीज को क्या कर सकता है, वापस सब लीज भी कर सकता है, ये भी लेसी का राइट होता है। लाइबिलिटीज ऑफ लेसी क्या है, तो सारा रिलेटेड मटेरियल फैक्ट जो है, जो भी इंक्रीज हो रहा है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में, वो क्या करे, बताते चले लेसर को। रेंट और प्रीमियम देना पड़ेगा टाइम पे, इंस्पेक्शन के लिए उसको अलाउ करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का मेंटेन करना होगा, कोई भी डिफॉल्ट हो रहा है उसके द्वारा तो वो क्या बता सकता है, कोई भी इंक्रोचमेंट हो रहा है तो क्या करेगा, लेसर को तुरंत इन्फॉर्म करेगा। और कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर का इरेक्ट मतलब उसको चेंज नहीं करना होगा उसको, और जैसे ही टर्मिनेशन होता है लीज का तो क्या करना होगा, वापस कर देना होगा पोजीशन लेसर को। सेक्शन 109 बात करता है राइट ऑफ लेसर्स ट्रांसफरी। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने लीज किया बी को एक अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक कोई घर या कुछ भी, और ए क्या किया, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को सी को बेच दिया, क्योंकि ओनर तो वही था। तो जो सी है वो जो है अब वो क्या बन गया, लेसर बन गया, और उसके पास क्या है, अब उसके पास वो सारा राइट है जो लेसर के पास ऑलरेडी था एज अ सेम राइट। और लाइबिलिटीज जो है वो लेसी के साथ बैठ के डिसाइड करके बता देगा कि क्या क्या लाइबिलिटीज है। 110 क्या कहता है सेक्शन, तो ये कहता है एक्सक्लूजन ऑफ अ डे ऑन विच टर्म्स कमेंस। तो ये बेसिकली कहता है कि जिस दिन ए और बी जो है लीज का एग्रीमेंट करेगा, तो वो वाला जो दिन होगा, वो जो डे होगा, वो एग्रीमेंट में क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट डे जो होगा वही क्या होगा, वहां से वो फिर लीज काउंट होगा। यही है एक्सक्लूजन ऑफ डे ऑन विच टर्म कमेंस। अब बात करते हैं सेक्शन 111 जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ लीज करता है। इसका मतलब है टर्मिनेट कब कब होगा लीज, लीज कब कब टर्मिनेट हो सकता है। तो लीज जो है टर्मिनेट हो सकता है बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम, जैसे ही टाइम खत्म होता है उसे ही लीज क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। Their such time is limited conditionally on happening of sufficient,
और कुछ इवेंट था वो हो गया, उस मान लीजिए कोई लेसर और लेसी जब लीज कर रहा था तो लेसी ने बोला होगा कि मान लीजिए मेरा शादी हो जाता है तो हम क्या करेंगे, आपका घर छोड़ के हम दूसरा घर रेंट पे ले लेंगे क्योंकि हमको बड़ा घर का जरूरत है। और उसका मान लीजिए शादी हो गया तो वो हैपनिंग हो गया कुछ इवेंट, तो जिसके कारण क्या हुआ, वो लीज टर्मिनेट हो गया। Where the interest of lessor in the property terminates on or his power to disclose the same extent on to happening or by happening of such event, वही बात है। In case of interest of lessee lessor, the whole property become vested at the same time in one person in the same right, और whole property क्या होगा, लेसी पे वेस्ट होगा जाएगा। या तो फिर बाय एक्सप्रेसली सरेंडर करके, एक्सप्रेसली सरेंडर करके क्या कि अब हमको नहीं रहना है, अब हम छोड़ के घर जा रहे हैं, अब मेरा जो लीज है वो खत्म कर दिया जाए। या इम्प्लाइडली सरेंडर मतलब बिना कुछ बोले हुए बस वो अपना घर वो खाली कर दे जो लीज पे लिया था, तो भी हो सकता है। फॉर फ्यूचर या तो कोई कंडीशन ब्रीच कर दे या अपना कैरेक्टर ही रिनाउंस कर दे कि कुछ बात नहीं कर रहा है, वो अपना हट चुका है वहां से, या इंसॉल्वेंट हो जाए तब भी क्या हो जाएगा, लीज जो है टर्मिनेट हो जाएगा। और एक्सपायरी जैसे ही होगा नोटिस का तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्वाइट करना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रोविजंस है जब क्या होगा, लीज जो है टर्मिनेट हो जाएगा, जो सेक्शन 111 में दिया हुआ है। अब बात करते हैं वेवर ऑफ फॉर फीचर का। तो जो फॉर फीचर है, जब फॉर फीचर हो जाता है तो उसका किस कंडीशन में है जो वेव ऑफ हो सकता है। तो फॉर फीचर अंडर सेक्शन 111 क्लॉज जी इज वेव्ड बाय एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट। मान लीजिए एक फॉर फीचर का दावा कर रहा है एक लेसर कि ये इसने फॉर फीचर किया है, और वो क्या करता है, उसको बोलता है कि हट जाने, वो उसको नोटिस भेज देता है। लेकिन क्या करता है, नोटिस भेजता है और जैसे ही वो लेसी है वो पेमेंट देता है, रेंट देता है, तो लेसर जो है पेमेंट जो है एक्सेप्ट कर लेता है। तो जैसा ही वो एक्सेप्ट कर लेता है पेमेंट का, रेंट, तो वो क्या कर रहा है, वो फॉर फीचर जो है वेव को उसको वेव कर दे रहा है। मतलब वो मतलब क्या है, वो एग्री है, वो रेंट ले रहा है। प्रोवाइडेड लेसर इज अवेयर दैट फॉर फीचर हैज बीन इनकर्ड provided where rent is accepted after the institution of the suit to eject the lessee on the ground of forfeiture, such acceptance is not a waiver। और क्या है कि लेसर ये अवेयर होना चाहिए कि फॉर फीचर हो गया, और फॉर फीचर कब एक्सेप्टेंस जो है वो वेवर नहीं बताया होगा, अगर जब वो सूट फाइल कर चुका है टू एजेक्ट द लेसी, और उसके बाद भी अगर वो रेंट एक्सेप्ट कर रहा है तब वो वेवर नहीं होगा फॉर फीचर का, ये प्रोवाइजो बोलता है। सेक्शन 113 बात करते हैं, ये क्या बोलता है, तो वेवर ऑफ नोटिस टू क्विट। जब हम वेवर देते हैं नोटिस टू क्विट, तो वो नोटिस टू क्विट देते हैं तो वो कब वेव ऑफ हो जाएगा। तो सबसे पहले नोटिस टू क्विट कब वेव ऑफ हो जाएगा, तो मान लीजिए एक कंडीशन देखते हैं, ए इज द लेसर गिव्स बी लेसी अ नोटिस टू क्विट द प्रॉपर्टी लीज। The notice expired, B tenders A accept rents which has become due in respect of the properties in the expiration of notice, the notice is waived। एक ऐसा कंडीशन जब ए जो है लेसर है जो बी को नोटिस देता है क्वाइट करने के लिए, और नोटिस का क्वाइट जो है एक्सपायर हो जाता है, और बी क्या करता है, रेंट देता है ए को, और ए क्या करता है, रेंट एक्सेप्ट कर लेता है, उस समय क्या होगा, नोटिस टू क्विट वेव ऑफ हो जाएगा। और एक ऐसा कंडीशन जब ए एक लेसर है और बी एक लेसी है, वो क्या करता है, क्वाइट का नोटिस देता है कि आज से 10 दिन बाद आपको क्या करना है, वेव ऑफ कर देना है, क्यूट कर देना है। और क्या करता है, 10 दिन के पहले 5वें दिन फिर से नोटिस दे देता है, एक तो 15 दिन के बाद आपको क्यूट ऑफ कर देना है। तो ये 10 दिन वाला नोटिस जो है वो क्या हो जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा, यही ये सेक्शन कहता है। सेक्शन 114 क्या कहता है, रिलीफ अगेंस्ट फॉर फीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। तो कुछ रिलीफ दिया गया है जब फॉर फीचर के कारण फॉर फीचर में अगेंस्ट फॉर फीचर फॉर नॉन पेमेंट। तो जब फॉर फीचर जो हो रहा है जो नॉन पेमेंट के कारण हो रहा है उसमें क्या रिलीफ है, तो उसमें अगर जो लेसी है वो ये कह दे कि हम सारा पेमेंट जो है, वो रेंट जो है और एरियर्स जो है वो दे देंगे विथ इंटरेस्ट, और वो सारा कॉस्ट जो सूट में लगा वो भी दे देंगे, और जो भी सिक्योरिटी मांगती है वो भी हम सफिशिएंटली दे देंगे विद इन 15 डेज, तो कोर्ट क्या करेगा, वो रिलीफ दे देगा किसको, लेसी को। तब जब फॉर फीचर हुआ है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, तब उसको क्या मिलेगा, रिलीफ मिल जाएगा। सेक्शन 115 क्या करता है, इफेक्ट ऑफ सरेंडर एंड फॉर फीचर ऑन अंडर लीज। तो जब भी सरेंडर हो जाएगा अगर, तो नो इफेक्ट ऑन सबलीज। मान लो वो सबलीज किया तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, और अगर फॉर फीचर हुआ है तो सबलीज कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसमें भी देखा जाएगा कि अगर कोई लेसर जो है कोई फ्रॉड कर रहा है तो फिर उसमें रिलीफ मिलेगा 114 के तहत। 114 ने क्या कहता है, फॉर फीचर के अलावा मतलब ये रेंट नहीं देने के अलावा कुछ और जो है सर्टेन अदर केसेस में फॉर फीचर हुआ है, तब क्या होगा, तब when a lease of immovable property is defined by a forfeiture of a breach of express condition which provided on breach of thereon lessor may be re-entered, no suit for ejectment shall lie unless until the lessor has served the lease of noting in writing। तब क्या करना होगा, एक नोटिस देना होगा राइटिंग में जिसमें सब कुछ बताना होगा कि क्या क्या पर्टिकुलर ब्रीच ऑफ कंप्लेंट हुआ है,
अगर और नोटिस में ये भी देना होगा अगर इसका कोई रेमेडी है तो क्या करे, लेसी उसको जल्दी से जल्दी करे, नहीं तो उस पर क्या होगा, सूट होगा। तो जब फॉर फीचर ऑफ नॉन पेमेंट होता है तो क्या कर सकता है लेसी, पूरा पेमेंट करके विथ इंटरेस्ट और जो भी एरियर्स है वो सारा चीज़ अगर पे कर देता है तो उसको क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। और कुछ अदर केसेस में जहाँ फॉर फीचर के कारण हुआ है उसमें क्या होगा, रिलीफ कब मिलेगा, तो अगर जो भी चीज़ है वो चीज़ उसको नोटिस में सर्व करना होगा लेसर को, और लेसी को टाइम पीरियड दिया जाएगा कि अगर वो रेमेडी कर सकता है। मान लीजिए कोई खिड़की थी उसका शीशा फूट गया, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताएगा कि क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि शीशा फूटा है, तो उसके बाद लेसी का एक टाइम पीरियड देगा, रीजनेबल टाइम पीरियड, जिसमें क्या करे कि वो जो ब्रीच हुआ है उसको रेमेडी करें। तो मान लीजिए शीशा फूट गया तो उसको बनवा दे। तो ये हो गया कुछ अदर केस में रिलीफ अंडर फॉर फीचर। इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर क्या है, मान लीजिए कोई दो को सूट है, ए और बी जो है, मैं सूट बोल रहे हैं, लीज है ए और बी किया और लीज जो है समाप्त हो गया, फिर भी जो है बी जो है उसको होल्ड किए हुए है और ए जो है रेंट एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस से लीज एग्रीमेंट हो गया, इसका मतलब है होल्डिंग ओवर होना, और न्यू लीज क्रिएट नहीं हुआ, ये होल्ड किया जा रहा है, होल्डिंग ओवर इसी को कहते हैं। और लास्ट है 117 एक्सेम्पशन ऑफ लीज अंडर एग्रीकल्चर पर्पज। तो none of the provision of this apply to the lease for the agriculture project except in so far the state government may by notification in publish official declare all on any such provision to be so applicable। तो कोई भी प्रोविजन तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑर्डर नहीं देते, तब तक कोई भी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लीज के लिए प्रोविजन नहीं अप्लाई होगा। तो गाइज वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि और कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर अप करना चाहिए। थैंक यू।